नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का दैनिक करंट अफेयर्स। और आज है 18 जुलाई 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का करंट अफेयर्स। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ जो लोग इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस पर हमारे हर लेक्चर की और इस करंट अफेयर लेक्चर की भी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर्स में काफ़ी कुछ हम लोगों को डिस्कस करना है, जैसा कि महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर भी नियुक्त की गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है रोशनी, किरण, रेखा, रश्मि। आपका राइट आंसर है रोशनी। जी हाँ, रोशनी जो कि चंबल क्षेत्र से आती हैं और 10th क्लास की जो मेरिट लिस्ट तैयार हुई है उसमें इन्होंने प्राप्त किया है 8वां स्थान। इन्हें क्यों मिला है? इनके संघर्ष के लिए इन्हें जो महिला बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए क्या इन्होंने किया है, इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं। तो रोशनी बनी महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। किया है यह कमाल। क्या कमाल किया है इन्होंने? तो यहाँ पर देखिए, यह कहाँ से है? यह है भिंड जिले की मेहगांव नगर पंचायत। इसके बाद देखिए आप, महिला एवं बाल विकास की मंत्री कौन है? इमरती देवी। जी हाँ, इमरती देवी हमारी महिला एवं बाल विकास की मंत्री हैं, जो नवीन मंत्रिमंडल गठित हुआ है उसमें। तो इमरती देवी ने सोमवार को मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में भिंड जिले के मेहगांव से आती हैं। ये रोशनी विधानसभा के छोटे से गांव अजनौल की रोशनी भदौरिया इनका नाम है, पूरा नाम, को महिला एवं बाल विकास का क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। तो यह रोशनी भदौरिया इनका पूरा नाम है और यह आती कहाँ से है? गांव अजनौल से यह आती हैं। अब इन्हें मिला क्यों है? तो इनकी संघर्ष की कहानी हम लोग देखते हैं। इनकी संघर्ष की कहानी कुछ इस प्रकार है कि यह लगभग, आप यकीन मानिए, 24 किलोमीटर, जी हाँ 12 किलोमीटर स्कूल जाना और 12 किलोमीटर स्कूल से आना। तो पर डे यह 24 किलोमीटर साइकिल ड्राइव कर कर जाती थी। और इतने संघर्ष के बाद इन्होंने बिना किसी प्राइवेट कोचिंग की मदद लिए, बिना किसी टीचर की मदद लिए, सेल्फ स्टडी की दम पर मध्य प्रदेश जो 10th क्लास का रिजल्ट आया है उसमें 8वां स्थान प्राप्त किया है। इसी संघर्ष को बेटी पढ़ाओ तथा बेटी बढ़ाओ के उद्देश्य से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने इन्हें नियुक्त किया है महिला एवं बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी महिलाएं हैं, उन्हें मोटिवेशन मिले तथा वह भी समाज में आगे आ सकें। चलिए आते हैं, अब जब हमने बात कर ली है मध्य प्रदेश शिक्षा से जुड़ी हुई, तो शिक्षा से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का रिजल्ट कौन जारी करता है? माध्यमिक शिक्षा मंडल। माध्यमिक शिक्षा मंडल का प्रतीक चिन्ह क्या है? संचेपाक्षर इसका प्रतीक चिन्ह है। इसे शॉर्ट में कहा जाता है MPPSE। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में, इसकी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह प्रकार क्या है? सरकारी शिक्षा बोर्ड है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एज यू नो, मध्य प्रदेश, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल में इसका मुख्यालय है। तो ये हुई हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको मालूम है, हम केवल करंट अफेयर्स ही नहीं, करंट अफेयर्स आपको याद भी कराते हैं। तो विगत कुछ महीनों हफ्तों में जो कार्य हुए हैं शिक्षा विभाग से संबंधित, हम उनको यहाँ पर रिवाइज करते हैं। जैसे कि मैंने कल के करंट अफेयर्स में भी आप लोगों से डिस्कस किया था, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? बच्चों को घर पर ही अभिभावकों से कहा जा रहा है कि स्कूल जैसा माहौल दें, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण स्कूल कब तक बंद रहेंगे? 30 जुलाई तक। अभी कोई फैसला नहीं लिया है गवर्नमेंट ने, 30 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। तथा हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया है। हेलो आंगनवाड़ी कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। यह 6 जुलाई से शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम 4 और 6 जुलाई के बीच में शुरू किया गया है, जो कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। मध्य प्रदेश में किस क्लास के बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं निषेध की गई हैं? 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं निषेध की गई हैं। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट पर।
यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है कि जो रोशनी थी वह 24 किलोमीटर साइकिल चलाती थी तथा 10वीं बोर्ड में इन्होंने प्रदेश में पाया 8वां स्थान। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस तहसील को जिला बनाने की घोषणा की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला बनाने की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। देवास की बगाली तहसील को, सागर की बीना तहसील को, रायसेन की बेगमगंज तहसील को या विदिशा की बासोदा तहसील को? तो आपका राइट आंसर है देवास की बगाली तहसील को। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाट पिपलिया में प्रवास के दौरान गए थे, वहां पर इन्होंने घोषणा की है जो देवास की बगाली तहसील है इसे जिला बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कर दी गई है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या क्या है? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इससे आप लोगों का भी रिवाइज होगा और अगर आप आंसर नहीं देते हैं तो कल मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। चलिए देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। तो श्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास में कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया। अब आप यहाँ पर देखिए कैलाश जोशी कौन है, जैसा कि सभी को मालूम हो अभी इनका निधन हो गया है। और कैलाश जोशी कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नहीं, यह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसके बाद देखिए इनसे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट। इसी अवसर पर देवास जिले के बगाली तहसील को जिला बनाने की घोषणा की है। किसके द्वारा की गई है? शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। यह कैलाश जोशी जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनकी प्रतिमा का अनावरण करने गए थे और वहीं पर इन्होंने घोषणा की है देवास जिले के बगाली को जिला बनाने की। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश को आवंटित नर्मदा नदी का जल टारगेट पूरा करने का समय क्या है? जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, नर्मदा प्राधिकरण जो गठित किया गया है उसके अंतर्गत यह मध्य प्रदेश और जो भी राज्य इसके अंतर्गत आते हैं उन सबको कोटा निर्धारित किया गया है। तो जो मध्य प्रदेश का कोटा है उसको कब तक पूर्ण करने का हमारी सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है 2024, ऑप्शन नंबर 2 है 2022, ऑप्शन नंबर 3 2021, ऑप्शन नंबर 4 समय निश्चित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका 2024। जी हाँ, नर्मदा प्राधिकरण की तरफ से जो ये निर्धारित किया गया है वह 2024 तक इस टारगेट को पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है। नर्मदा विकास मंत्री कौन है? जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए सीएम ही इसके अंडर मंत्रालय को अभी सीएम ही देख रहे हैं क्योंकि यह मंत्रालय किसी को आवंटित नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा और कौन से मंत्रालय देखे जा रहे हैं? जैसे कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्रालय, नर्मदा प्राधिकरण और ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वह सब माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा देखे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं रिलेटिव क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आवंटित नर्मदा का जल 2024 तक पूरा उपयोग करने का रोड मैप बनाया गया है। नर्मदा नदी की विभिन्न परियोजनाओं को समय से पूरा करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नर्मदा कंट्रोल बोर्ड एवं नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी की क्या हुई? बैठक संपन्न हुई क्योंकि यही इसके प्रभारी मंत्री हैं अभी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि NWDT अवार्ड के अनुसार मध्य प्रदेश को आवंटित पूरे नर्मदा जल का 2024 तक जो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो आवंटित किया गया है कोटा उसको 2024 तक पूर्ण करने का उपयोग रोड में बनाकर कार्रवाई करें। अवार्ड के अनुसार नर्मदा नदी का 18.25 MAF पानी आवंटित किया गया है। यह पानी का लीटर में कितना दिया गया है जिसे वर्ष 2024 तक क्या करना है? इस्तेमाल करना है। नर्मदा नदी पर बनाई गई सभी परियोजनाओं को क्या करना है? समय से पूरा करना है। कार्य की गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान रखा जाए, यह कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो यह सब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमें सीधा फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 2024 तक मध्य प्रदेश का जो जल है इसे पूर्ण रूप से उपयोग करना है जो मध्य प्रदेश को आवंटित है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में कितने प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं? जैसा कि सभी को मालूम है कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में प्रवास हुआ है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्रवासी मजदूरों का जो मध्य प्रदेश के थे और बाहर कार्य करते थे परंतु लॉकडाउन के कारण वह लौटकर अपने गांव देहात में वापस आ चुके हैं, अपने कस्बों में वापस आ चुके हैं और उनको रोजगार देना सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है गवर्नमेंट की और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो देखते हैं कितने लोगों को जॉब कार्ड मिला है। आपके ऑप्शन है 3 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका 3 लाख से अधिक। जी हाँ, लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है पूरा माजरा। ये देखिए आप 3 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु पोर्टल, जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, रोजगार सेतु पोर्टल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए ही शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर क्या होगा? नियोक्ता जो जॉब देना चाहते हैं तथा प्राप्तकर्ता प्रवासी मजदूर जिन्हें जॉब की दरकार है वह इस पर जाकर रजिस्टर करा सकते हैं तथा उन्हें जॉब मिलेगी। सेकंड पॉइंट इसके अंतर्गत क्या किया गया है? मनरेगा जॉब कार्ड कितने लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं? 3,57,305, जैसा कि हमने देखा 3 लाख से अधिक। और प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा योजना के अंतर्गत
अंतर्गत दिलाया गया कार्य? कितने प्रवासी मजदूरों को अभी तक मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिला दिया गया है? तो 1,92,650। तो यह थे प्रमुख आंकड़े। चलिए इसी के साथ मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं रोजगार से जुड़े हुए। रोजगार यह तो फिक्स हो गया। इसके बाद देखते हैं जीवन ज्योति योजना, जिसके अंतर्गत महिलाओं को मास्क निर्माण के कार्य में लगाया गया है, जिससे महिला स्व-सहायता समूह को क्या होगा? रोजगार मिलेगा। सेकंड क्या है आपका? निष्ठा मित्र योजना। यह कौन सी योजना है? इस योजना के तहत महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की जो चोरी है उससे संबंधित यहां पर रोक लगाने के लिए महिला स्व सहायता समूह को नियुक्त किया गया है। वह चेक करेंगे तथा इसकी शिकायत करेंगे, जिससे महिला को किसकी प्राप्ति होगी? रोजगार की, तथा बिजली चोरी रोकी जा सकेगी। आपका थर्ड रोजगार से संबंधित एक और क्वेश्चन बनेगा जो हमने लास्ट करंट में डिस्कस किया था, पथ व्यवसाय। जी हाँ, पथ व्यवसाय योजना शुरू की गई है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, जो प्रवासी मजदूर हैं जो रोड पर रेडी या ठेला लगाते थे, सब्जी की दुकान लगाते थे, उनको पथ व्यवसाय योजना की गई है। इसके तहत इनको पथ व्यवसाय पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। इसके अंतर्गत यह मान्य हो जाएंगे, तथा साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी इसी तरीके की योजना शुरू की गई है, जिसे कहा गया है ग्रामीण पथ व्यवसाय। तो इन दोनों को क्या होगा? इन दोनों को इस पर रजिस्टर होने के बाद लगभग 10,000 का लोन दिया जाएगा। जी हाँ, और यह लोन कैसा होगा? इस लोन पर ना ही किसी तरीके का ब्याज होगा और ना इन्हें इस लोन को वापस करना है। इस लोन को प्राप्त कर वह अपना जो छोटा तरीके का जो उनका बिजनेस है उसे वो शुरू कर सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे अगले सेशन पर। जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिक जीएस, और मैं आपको डेली बेसिस पर पूछता हूं क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, अचानक मार कहां पर स्थित है, और मैं काफ़ी दुखी हृदय के साथ कहना चाहूँगा किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया है। तो चलिए, आप लोग नहीं मानेंगे और मैं भी नहीं मानने वाला हूँ, मैं आपको आंसर दूंगा। तो यह है अमर कंटक में है ये, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम भी होता है, और यहाँ पर यह बायोस्फीयर पार्क है। अब बायोस्फीयर पार्क से आप क्या कहेंगे, क्या होते हैं ये? तो यह जैव विविधता के ऐसे क्षेत्र, हॉट स्पॉट भी इन्हें कहा जाता है, जैव विविधता के ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इट मीन्स बायोडाइवर्सिटीज हाई होती है, उन क्षेत्रों को बायोस्फीयर पार्क कहा जाता है। तो यह यहाँ पर है अचानक मार, और इसकी स्थापना की गई है यहाँ पर। अच्छा, अचानक मार केवल मध्य प्रदेश में नहीं आता, कुछ हिस्सा इसका कहाँ पर आता है? आपके छत्तीसगढ़ में भी आता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सवाल क्या है। हमारा आज का सवाल है आपसे, मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था? प्लीज गिव आंसर। इट विल अगेन एंड अगेन आई repeated it, please give answer। अगर आप आंसर देंगे तो इट विल गुड फॉर यू, गुड फॉर योर फ्यूचर। आप प्लीज आंसर दीजिए। तो बताइए मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका आंसर जरूर दीजिए। चलिए आते देखते हैं, जिस तरीके से सभी को मालूम है हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जो भी साहित्यकार हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका प्राचीन साहित्यकार, आपके जो मिडवल साहित्यकार हैं मध्यकालीन, और अब सबके बाद में है आधुनिक। तो हम प्राचीन डिस्कस कर चुके हैं, मध्यकालीन साहित्यकार भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम आ चुके हैं आधुनिक साहित्यकारों पर। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख आधुनिक साहित्यकारों में जिन्हें कहा जाता है भारत के हृदय, यानी कि इन्हें क्रांतिकारी और एक तरीके से देशभक्त कवि भी कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी। काफी इंपॉर्टेंट नाम है इनका। तो चलिए देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि आधुनिक काल के सबसे महान कवि माने जाते हैं। तो इनका काल है 1989, मृत्यु हुई थी इनकी 1968 30 जनवरी को। इनका जन्म हुआ था ग्राम बाबई होशंगाबाद जिले में। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के हिसाब से। इनकी प्रमुख रचना काफी इंपॉर्टेंट रचना है पुष्प की अभिलाषा। हम लोगों से काफी लोगों ने इसे छोटी कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, मरण ज्वर, विजुरी समर्पण, वनवासी, समय के पांव, चिंतक की लाचारी, रंगों की बोली, पांव पांव ते बारी, इरादे निबंध आदि इनकी प्रमुख रचना है। विषय वस्तु क्या थी इनकी? राष्ट्र प्रेम से संबंधित थी। कविताएं थी इनकी। भाषा शैली क्या थी इनकी? हिंदी, ब्रज तथा तत्सम उद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू एवं फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है, बखूबी किया करते थे। इनके गद्य शैली तथा पद्य शैली दोनों का उपयोग किया था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के हिसाब से, और साथ ही साथ देश के हिसाब से भी इन्हें भारतीय हृदय भी कहा जाता है। जिस तरीके से केशव को हमने पढ़ाई थे, केशव दास जी, उनको क्या कहा जाता था? कठिन काव्य का प्रेत। तो इनको कहा जाता था भारतीय हृदय। तो इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों को मदद करिए जिन लोगों को इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, कीप वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK।